सो रिसेंटली पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ने एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं, जिसे मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से भी पुकारा जा रहा है। इस डिफेंस एग्रीमेंट की सबसे अहम बात इसकी जॉइंट डिफेंस क्लॉज है, जो ये कहती है कि अगर किसी एक कंट्री पर भी अटैक होता है तो उसे तीनों ही कंट्रीज के खिलाफ अटैक समझा जाएगा और तीनों ही कंट्रीज मिलकर उसका जवाब देंगी। जहां ये एग्रीमेंट इन तीनों ही कंट्रीज को एक फॉर्मिडेबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वहीं ये कई क्वेश्चंस भी अपने साथ लाता है। मिसाल के तौर पर तीनों ही कंट्रीज क्या क्या स्ट्रेंथ्स इस एग्रीमेंट में साथ लेकर आएंगी, क्या इन कंट्रीज को इस एग्रीमेंट में शामिल होने से फायदे हासिल होंगे, कैसे ये एग्रीमेंट नॉर्मल कोऑपरेशन एग्रीमेंट से डिफरेंट है, इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद अब क्या नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाएंगे इन तीनों ही कंट्रीज में, कैसे ये इंडिया, इजराइल, ग्रीस, यूएस और इवन के नेटो के लिए भी डिस्कशन का बाइस बना हुआ है, और सबसे अहम बात कि क्या ये डिलीवर कर पाएगा। इन तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान की लीडरशिप सऊदी अरेबिया के शहर मक्का में इकट्ठी हुई और इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। इस एग्रीमेंट में शामिल तमाम ही कंट्रीज मेजर मुस्लिम पावर्स हैं और हर कंट्री की कोई ना कोई स्ट्रेंथ है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, इस एग्रीमेंट की फाइनेंशियल बैकबोन बनेगा। वहीं तुर्की दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला डिफेंस प्रोग्राम रखता है और 5th जनरेशन फाइटर से लेकर ड्रोन्स और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स तक सब बना रहा है। इसलिए डिफेंस प्रोडक्शन की फैसिलिटी वो इस एग्रीमेंट में लेकर शामिल होगा। इसी तरह पाकिस्तान एक डिक्लेयर्ड मुस्लिम न्यूक्लियर पावर है, जबकि साथ ही साथ इसके पास एक बैटल हार्डन आर्मी है जिसका डिकेड्स का तजुर्बा है लड़ाई लड़ने का। और ये तमाम ही कंट्रीज मिलकर एक फॉर्मिडेबल फोर्स बनाएंगी। लेकिन इस एग्रीमेंट में शामिल होने से इन तीनों ही कंट्रीज को क्या क्या फायदे हासिल हो सकते हैं। अब इस एग्रीमेंट में शामिल तीनों ही कंट्रीज में से जो सबसे कमजोर मुल्क समझा जाता है वो सऊदी अरेबिया है, क्योंकि अभी तक सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस ने ले रखी थी। लेकिन रिसेंटली ईरान यूएस वॉर में हमने देखा कि कैसे यूएस अपनी ही मिलिट्री बेसिस इन गल्फ कंट्रीज में नहीं बचा पाया और इवन के सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स के बावजूद ईरान इन कंट्रीज को हिट करता रहा। लेकिन इसके साथ साथ एक और वजह यह भी है कि यूएस इस रीजन से निकलना चाह रहा है, और जब यूएस, जो इन तमाम गल्फ कंट्रीज का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो जब यहाँ से निकलेगा तो एक सिक्योरिटी गैप क्रिएट होगा जिसे फिल करना जरूरी है। और इसीलिए सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान जैसे स्ट्रॉन्ग एलाइज को शामिल करके इस एग्रीमेंट के जरिए वो सिक्योरिटी गैप फिल कर रहा है। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न ईरानियन सपोर्टेड मिलिशियाज हैं, जो इराक और यमन में वाक़ हैं। अब ये सिक्योरिटी मिलिशियाज मुसलसल सऊदी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट से पहले सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट में, जो सितंबर 2025 में हुआ था, उसके तहत ऑलरेडी पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में अपने फाइटर जेट्स, ट्रूप्स और इवन के एयर डिफेंस सिस्टम्स भी वहां पर डिप्लॉय किए हुए हैं। और अब तुर्की भी शामिल हो सकता है अपने ट्रूप्स और मिलिट्री हार्डवेयर को सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय करने से। इसके साथ साथ यूएस और ईरान वॉर ने एक और भी रीजन की बहुत बड़ी कमजोरी को जाहिर किया, और वो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना, क्योंकि इस वक्त सऊदी अरेबिया का ज्यादातर ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही एक्सपोर्ट होता है और उसका बंद होना डायरेक्ट सऊदी इकोनॉमी को इफेक्ट करता है। और इसीलिए पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपने नेवल एसिड्स भी डिप्लॉय करेंगे। इन तमाम तर चीज़ों के साथ साथ एक और बड़ा खतरा सऊदी अरेबिया के लिए ईरान भी है, जो कि डायरेक्टली हिट करता रहा है सऊदी अरेबिया को। लेकिन हमने रिसेंटली देखा कि इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट से पहले म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की वजह से पाकिस्तान काफ़ी हद तक ईरान को रोकने पर मजबूर हुआ, और जहां दूसरी गल्फ कंट्रीज मुसलसल ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का निशाना बनते रहे, वहीं सऊदी अरेबिया कुछ हद तक इससे महफूज रहा। और अब इस डिफेंस एग्रीमेंट में तुर्की का शामिल होना ईरान को मजीद चेक में रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही कंट्रीज ईरान के साथ बॉर्डर को शेयर करती हैं।
जबकि इसराइल का मिडल ईस्ट में बढ़ता असर रसूख भी सऊदी अरेबिया के लिए एक डिस्टर्बेंस का बाइस है और इसीलिए स्ट्रॉन्ग एलाइज का होना बहुत जरूरी है। तुर्की भी इस एग्रीमेंट से कई फायदे हासिल कर सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त इजरायली पॉलिटिशियंस खुलम खुला कह रहे हैं कि तुर्की उनके लिए नेक्स्ट ईरान है, यानी अब उनका तमाम तर फोकस तुर्की पर होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं कि इस पूरे रीजन में ईरान काफी हद तक कमजोर हो चुका है और इसलिए तुर्की के लिए स्ट्रॉन्ग एलाइज का साथ होना जरूरी है और इसके लिए सऊदी अरेबिया और न्यूक्लियर पाकिस्तान सबसे बेहतर चॉइस हैं। अब हालांकि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पैदा होता है कि तुर्की ऑलरेडी नेटो कंट्रीज का हिस्सा है और नेटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी एक नेटो कंट्री पर अटैक तमाम तर नेटो कंट्रीज के खिलाफ अटैक समझा जाएगा। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि अगर नेटो की तरफ से ऑलरेडी तुर्की को सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइडेड हैं तो तुर्की क्यों एक नए ब्लॉक का हिस्सा बनना चाह रहा है। दरअसल ऑलरेडी ईरान यूएस वॉर में हमने नेटो की कुछ कमजोरियों को देखा है। मिसाल के तौर पर जब यूएस बेसिस पर ईरान की जानिब से हमला हुआ तो उस वक्त प्रेसिडेंट ट्रम्प भी यही चाहते थे कि नेटो कंट्रीज ईरान पर हमले में उनका साथ दें, लेकिन कुछ नेटो कंट्रीज के अलावा बाकी किसी कंट्री ने उसका साथ नहीं दिया। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर फ्यूचर में तुर्की पर भी कोई अटैक होता है तो क्या बाकी नेटो कंट्रीज इस अटैक में तुर्की का साथ देंगी या नहीं। तो इसलिए तुर्की उस ब्लॉक के अलावा एक न्यू ब्लॉक में भी सेम ही तरह के अरेंजमेंट के साथ ऐड हो रहा है जॉइंट डिफेंस क्लॉज के जरिए। अब इसमें तीसरी कंट्री पाकिस्तान है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर होने के साथ साथ अनफॉर्चुनेटली एक वीक इकोनॉमी भी है और इसके साथ साथ ये कई अरसे से जहां टेररिज्म का शिकार है वहीं इंडिया जैसे राइवल का भी सामना है। तो यहाँ पर इस ट्राइलैटरल एग्रीमेंट में शामिल होने से जहाँ पाकिस्तान को किसी भी जंग की हालत में मुसलसल तुर्किश मिलिट्री हार्डवेयर तक एक्सेस हासिल होगी, वहीं सऊदी अरेबिया इसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता है। तो यानी ये एग्रीमेंट तीनों ही कंट्रीज के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल भी है। लेकिन ये एग्रीमेंट पहले इन तमाम कंट्रीज के दरमियान मौजूद कोऑपरेशन से डिफरेंट है। अगरचे मिलिटरीली सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर तुर्की अपने गॉप के यूटिलिटी हेलीकॉप्टर समेत ड्रोन्स की प्रोडक्शन फैसिलिटी सऊदी अरेबिया में लगाने लगा है। वहीं सऊदी अरेबिया कान जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में फाइनेंशियली मदद भी कर रहा है तुर्की को और उसका पार्टनर भी है। इसी तरह पाकिस्तानी इंजीनियर्स भी इस कान फाइटर जेट प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं और तकरीबन 200 पाकिस्तानी इंजीनियर्स वहां पर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं, जबकि तुर्किश डिफेंस मिनिस्टर ऑलरेडी इस बात को कह चुके हैं कि पाकिस्तान इस फाइटर जेट प्रोग्राम का जल्द हिस्सा बन सकता है। तो जब यहाँ पर तीनों ही कंट्रीज के दरमियान ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशनशिप मौजूद है तो इस एग्रीमेंट की क्या वजह थी। दरअसल पहले से मौजूद तीनों कंट्रीज के दरमियान डिफेंस कोऑपरेशन इन तीनों कंट्रीज को बाइंड नहीं करती कि वो एक दूसरे की मदद के लिए आएंगी, लेकिन अब इस मक्का एग्रीमेंट से ये तीनों ही कंट्रीज लीगली बाउंड होंगी एक दूसरे की मदद करने के लिए। लेकिन ये एग्रीमेंट इस तरह भी मुख्तलिफ है कि इस एग्रीमेंट के तहत तीनों कंट्रीज मिलकर मिलिट्री और डिप्लोमेटिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेंगी। मिसाल के तौर पर तुर्किश फॉरेन मिनिस्टर इस बात की निशानदेही कर चुके हैं कि तीनों कंट्रीज मिलकर सऊदी अरेबिया में इस एग्रीमेंट के तहत एक हेडक्वार्टर बनाएंगी और जिसका काम ये होगा कि तीनों ही कंट्रीज के दरमियान मिलिट्री एक्सरसाइजेस कंडक्ट करवाई जाएं, इंटेलिजेंस शेयर की जाए, इसी तरह लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड की जाए और एक दूसरे को डिप्लोमेटिकली मदद प्रोवाइड की जाए। लेकिन जहां ये एग्रीमेंट इन तीनों कंट्रीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, वहीं ये एग्रीमेंट कुछ कंट्रीज के लिए डिस्कशन का भी बाइस बना हुआ है। मिसाल के तौर पर उसमें पहली कंट्री इंडिया है, क्योंकि इंडिया इस वक्त ऑलरेडी 2 फ्रंट वॉर का सामना कर रहा है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान का इस एग्रीमेंट में शामिल होना सऊदी अरेबिया और तुर्की के साथ अब इंडिया के लिए मजीद नए फ्रंट्स ओपन कर रहा है और हम जानते हैं कि इंडिया काफ़ी ज़्यादा ऑयल सऊदी अरेबिया से परचेज करता है और इसी तरह इंडिया के तकरीबन 27 लाख लोग इस वक्त सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। तो अगर फ्यूचर में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई भी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होती है तो इंडिया इस बात को भी लाजमी तौर पर कंसीडर करेगा कि अगर सऊदी अरेबिया उन तमाम तर इंडियन वर्कर्स को निकाल दे या फिर अपने ऑयल पर एम्बार्गो लगा दे इंडिया के लिए, तो उसका इंडियन इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा।
और इसीलिए ये इंडियन मीडिया चैनल्स पर एक डिस्कशन का बाइस बना हुआ है। इसके बाद इसराइल है जो ऑलरेडी तुर्की के बारे में कह चुका है कि तुर्की इज द नेक्स्ट ईरान फॉर देम। और यहाँ पर भी तुर्की का पाकिस्तान जैसी न्यूक्लियर पावर के साथ अलायंस वाकई ही इसराइल के लिए एक दर्द सर बना हुआ है। इसके साथ साथ तुर्की के साथ मौजूद ग्रीस भी इस वक्त परेशान है इस एग्रीमेंट से, क्योंकि ऑलरेडी तुर्की और ग्रीस के दरमियान बॉर्डर कन्फ्रंटेशन होती रहती है और उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। लेकिन अब ऐसी हालत में तुर्की का पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के साथ जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट करना ग्रीस की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एक वाकई ही चैलेंज है। इसके अलावा अगर यूएस की मैं बात करूं तो यूएस के लिए जहां ये एग्रीमेंट एक तरफ ब्लेसिंग है तो वहीं एक बहुत बड़ा चैलेंज भी। अब ब्लेसिंग इस तरह के मिडिल ईस्ट से यूएस काफी अरसे से निकलना चाह रहा है और गल्फ स्टेट्स को भी इस बात का पता है, क्योंकि यूएस के लिए इस वक्त सिक्योरिटी चैलेंजेस मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पर उसके लिए इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के बढ़ते हुए असर रसूख को रोकना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए वो अपनी मिलिट्री और अपना तमाम तर फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में देना चाहता है। लेकिन अमेरिका क्योंकि तमाम तर गल्फ स्टेट्स का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है तो यहाँ से अचानक अमेरिका का निकलना मुमकिन नहीं, क्योंकि अमेरिका के निकलने से एक सिक्योरिटी गैप प्रोवाइड होगा और जब भी किसी कंट्री में एक सिक्योरिटी गैप प्रोवाइड होता है तो वहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स उस सिक्योरिटी गैप को फिल करने के लिए आपस में लड़ते हैं, जैसे हम लीबिया और इराक में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया का ऑलरेडी तुर्की और पाकिस्तान जैसे मेजर मुस्लिम पावर्स के साथ अलायंस में आना यूएस के लिए एक बेनिफिट हो सकता है और यूएस यहाँ से एग्जिट कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये यूएस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी साबित होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया समेत मजीद गल्फ कंट्रीज अब अपनी सिक्योरिटी के लिए और मिलिट्री हार्डवेयर के लिए तुर्की और पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जा होंगी, जो यूएस के स्टेटस को इस रीजन में चैलेंज करेगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो नेटो के लिए भी क्रिएट होता है, क्योंकि तुर्की ऑलरेडी नेटो का हिस्सा है। इस ट्राइलेटरल डिफेंस एग्रीमेंट में अगर मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया पर अटैक होता है तो तुर्की को उसकी मदद के लिए आना होगा, और अगर जवाबन तुर्की पर भी दोबारा अटैक किया जाता है उस कंट्री की तरफ से तो अब नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा और उस वक्त नेटो कंट्रीज को तुर्की की मदद के लिए आना पड़ेगा। तो इसलिए नेटो भी इस ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को बड़े गौर से देख रहा है, क्या क्या चैलेंजेस उनके लिए पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये डिफेंस एग्रीमेंट बिल्कुल उसी तरह डिलीवर कर पाएगा जिस तरह अब तक नेटो का आर्टिकल 5 करता रहा है। तो यहाँ पर बड़ी एक अहम चीज ये है कि नेटो के लिए जो मेजर कंसर्न था वो सोवियत यूनियन और फिर रशिया रहा है, यानी उनका एक कॉमन एनिमी रहा है। लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के केस में इनके लिए कॉमन सिक्योरिटी चैलेंज मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरेबिया के लिए जहां ईरानियन मिलिशियाज और अपनी सिक्योरिटी के लिए अलायंस जरूरी है, वहीं तुर्की के लिए इस वक्त इजराइल और सीरिया में मौजूद कुर्दिश रीजन है। इसी तरह पाकिस्तान के लिए राइवल इंडिया और अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि ये अलायंस इन तमाम तर डाइवर्ज थ्रेट्स को कैसे टैकल करता है, और यही इन तमाम तर कंट्रीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट डिलीवर कर पाएगा या नहीं।